हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्पेशल सीरीज प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो स्पेशल सीरीज जो है वो दूसरी स्पेशल सीरीज है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। क्योंकि इसमें जो है उन प्रश्नों को लिया गया है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को हल करने में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, प्रश्नों से भी कई प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्नों का आप अध्ययन लगातार करते रहें। बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो महासागरीय धाराओं में से जो भिन्न धारा है वो लेब्राडोर है मित्रों। क्या है? लेब्राडोर। ये ए ऑप्शन इसका सही होगा, लेब्राडोर। लेब्राडोर जो महासागरीय धारा है वो अन्य धाराओं से भिन्न होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो मित्रों जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, गौतम बुद्ध नगर। सही ऑप्शन होगा इसका डी, गौतम बुद्ध नगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो मित्रों देखिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं उसके अनुसार ये केरल ऑप्शन होगा, ये डी, डी ऑप्शन ये सही होगा। और वैसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश का होता है। किसका होता है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश इसमें है नहीं, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये केरल वाला। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व वाला प्रदेश, वाला प्रदेश जो है वो बिहार है। कौन सा है मित्रों? बिहार। बिहार, बिहार है। क्लियर है? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो है ये केरल होगा, लेकिन वैसे अरुणाचल प्रदेश होता। अगर अरुणाचल प्रदेश शामिल होता तो ये केरल नहीं सही होता, तो अरुणाचल प्रदेश वाला ये सही होता। अब इसके साथ साथ ये भी सीख लीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा होगा, तो वो बिहार होगा। तो ये देखिए प्रश्न, ये सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो मित्रों 20.23% की वृद्धि जो है, इतने प्रतिशत की 20.23% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भाई जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो कौन सा है? देखो ये हिंट्स भी दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम वाला ये दादरा और नागर हवेली है। ये डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, दादरा और नागर हवेली। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली विश्व जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है शहरी क्षेत्रों में? तो वो है मित्रों 55%। कितना होगा? 55%। ये ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, 55%। 55% जो है वो विश्व जनसंख्या का परसेंटेज शहरों में निवास करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है?
तो उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में मित्रों, पश्चिम में दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली से ही लगा हुआ हरियाणा है, ठीक है। तो इसमें हरियाणा केवल ऑप्शन है, तो ये ए हरियाणा होगा। और वैसे होता है दिल्ली एवं हरियाणा। क्या होता है मित्रों? दिल्ली एवं हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में लगने वाले राज्य हैं। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। क्लियर है मित्रों? तो कोई सा भी ऑप्शन हो तो आप ये क्लियर कर सकते हैं। इसमें हरियाणा दिया हुआ है तो हरियाणा होगा। अगर दिल्ली दिया हुआ होता, चूंकि ये दोनों राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा के टच में हैं। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई, क्या बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बनारस, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी जो कि बहुत फेमस, पहले जो शादी ब्याह होते तो उसमें पहले क्या अब भी चलन है लेकिन इतना नहीं है। बनारसी साड़ी जरूर चढ़ाई जाती थी चढ़ावे में, शादी ब्याह में। अब बनारसी साड़ी तो पता ही लग रहा है बनारस, ठीक है। बनारसी रेशम, तो ये बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी। ये देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2/11/2025 शिफ्ट फर्स्ट में आया था ये प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म? भाई लंगड़ा आम, लंगड़ा क्या है? लंगड़ा आम की प्रजात है, ठीक, आम की प्रजात का नाम है। तो लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फल की प्रसिद्ध किस्म है? तो ये मित्रों ए ऑप्शन सही होगा, आम, आम। ये भी देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2/11/2025, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में ये आया था प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये इसी कारण बहुत फेमस है क्योंकि साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से जो है कई प्रवासी पक्षी आ जाते हैं इसमें, इसीलिए ये बहुत फेमस हो गया। तो सुरताल जो प्रसिद्ध इसीलिए है, तो ये सुरताल है कहाँ? ठीक है, तो ये सुरताल मित्रों उत्तर प्रदेश में बलिया में है। कहां पर है? बलिया में है। इसका डी ऑप्शन सही होगा कि सुरताल जो है जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बलिया जिले में है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहां पर है? तो बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, लखीमपुर खीरी में है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया? किसके तहत सबसे पहले संशोधन किया गया? तो इसमें सबसे पहले संशोधन किया गया मित्रों यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। ये सी ऑप्शन सही होगा, यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4, ये होगा मित्रों सही ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? भाई कृषि की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है? किसके अनुसार? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के अनुसार। तो देखो अगर कोई बागवानी कर रहा है तो कृषि कर रहा है, तो भाई कर रहा है, ठीक है। पशुपालन कर रहा है तो पशुओं की कृषि कर रहा है एक तरह से। मछली पालन कर रहा है तो मछली का उत्पादन कर रहा है, सभी खाई जाती हैं, ठीक है, खाद्य के रूप में है। तो ये सभी विकल्प सही होंगे मित्रों, ये डी वाला सही होगा, ये सभी विकल्प सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है? भाई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के अनुसार कृषि मजदूर किसको आप कहेंगे? ठीक है, तो कृषि मजदूर की अर्हता क्या होगी? देखिए, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है,
यही उत्तर है इसका, यही ऑप्शन है कि वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, मेहनत करना है, ठीक है, तो वही होगा कृषि मजदूर। ये नहीं होगा एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि है ना, 5,000 एकड़, 500 एकड़, ये नहीं, ठीक है, कृषि मजदूर मजदूर है ना, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये देखिए, ये इस एग्जाम में आया था 2023 में, असिस्टेंट ऑपरेटर। उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। देखिए, एक पट्टे एक अवधि या एक पट्टे या वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमि क्या कहलाएगी, तो वो भूमि कहलाएगी मित्रों धृति, धृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धृति कहलाएगी। ये देखिए यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। भाई, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना प्रयागराज में की गई थी, इलाहाबाद में। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है कि भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है। भाई, भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? भू राजस्व के स्रोत देखो, कृषि भूमि कर है, जल कर ये भी है, गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन ये भी है, तो ये तीनों होंगे, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी। ये यूपीएसआई में आया था 20/11/2021 में, शिफ्ट 3rd में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से 1803 सन 1803 में पारित किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के सदस्य और अध्यक्ष, फिर खाली जगह है, से चुने जाते हैं जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है, तो वो प्रधान प्रशासनिक सेवा है भारतीय राजस्व सेवा। कौन सी होगी मित्रों? भारतीय राजस्व सेवा, उससे चुना जाता है। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है। भाई, शून्य शुल्क पर चीनी की आयात की अनुमति जिस लाइसेंस के तहत दी जाती है वो होता है खुला सामान्य लाइसेंस। क्या होता है? खुला सामान्य लाइसेंस। इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, खुला सामान्य लाइसेंस। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों 88 दिन लगते हैं। कितने लगता है? 88 दिन। बुध जो है 88 दिन में एक पूरा चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका कम समय इसलिए और लगता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है। ये चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे छोटा भी ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म भी है चूंकि सूर्य के सबसे पास है। तो इसकी कई खासियतें हैं, इसको आप समझ लीजिए। इस हिसाब से 88 दिन इसको लगते हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? एक भूकंप की शक्ति को जिस पैमाने पर परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रिक्टर पैमाना। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, रिक्टर पैमाना। क्या सही होगा? रिक्टर पैमाना। क्लियर है मित्रों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वी की विवर्तनिक, अंग्रेजी में टेक्टोनिक प्लेटें
खाली जगह में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो वो मित्रों स्थित है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, स्थल मंडल। पृथ्वी जो है उसका जो अध्ययन किया जाता है तो उसके 3 भाग कर लिए जाते हैं, एक भूपर्वटी, ठीक है, फिर इसके बाद स्थल मंडल, ठीक है, और फिर इसके बाद होता है क्रोड। भूपर्वटी, फिर उसके अंदर स्थल मंडल, फिर होता है क्रोड। और जो स्थल मंडल होता है वो कई प्लेटों से मिलके बना होता है, ठीक है, उसमें से एक प्लेट विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेटें भी होती हैं, ठीक है, तो वो प्लेटें कहाँ होंगी, स्थल मंडल। जो भी प्लेटें हैं वो सब स्थल मंडल में ही होती हैं। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शनि को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है। तो शनि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है मित्रों 10 घंटा 40 मिनट। अपनी धुरी पर, धुरी पर घूमना, ठीक है, सूर्य के चारों ओर नहीं, धुरी पर घूमने में 10 घंटा 40 मिनट लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, पृथ्वी के हिलने डुलने को क्या कहते हैं। भाई पृथ्वी के हिलने डुलने को भूकंप ही कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, भूकंप। इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब जो है उम्मीद है कि ये स्पेशल सीरीज जो कि PYQ पर आधारित है, यह सीरीज आपको बेहद पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि स्पेशल सीरीज के जो नोटिफिकेशन है या सुपर सीरीज का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। यदि आपका कोई दोस्त साथी पुलिस विभाग की, SI, होम गार्ड या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो तो उस तक चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।